द्वितीय सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मोनिका गोयल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रमेश चंद जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। के तिवारी जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। नीतू जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। इसके अलावा नीतू किरण भास्कर जी ज्वाइन कर चुकी हैं, वो आज की फैकल्टी भी हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी है। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर। वो हम ही लोगों के बीच की हैं और हम लोगों से वार्ता ही करेंगी। वो सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं काफ़ी अरसे से। तो उनको हम लोगों ने जो सेमेस्टर 3 का BHP पार्ट है उसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दिया है, तो मैं उनका स्वागत भी कर रहा हूं। और शेयर करो मैडम। यस सर। मैं शेयर कर दे रहा हूं। शेयर हो रहा है सर? थैंक यू। यस सर जी। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे सर ने बताया, मैं सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हूँ, बट मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं BHB चैप्टर 12 स्पेशल सेंस ऑर्गन पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन्स हैं। 4 तो चेहरे पे ही है और एक स्किन है जो ऑल ओवर बॉडी है, इंक्लूडिंग आवर फेस। सो ईयर, नोज, टंग, स्किन एंड आईज। सो आज सबसे पहला हमारे बुक में है ईयर का। तो ईयर जो हमें दिखाई देता है उसे हम पिन्ना बोलते हैं, और ये इसी पे ऑरिकुलर थेरेपी भी किया जाता है। इसका जो शेप है वो एक फीटस में, मतलब जब मदर के उम्र में बेबी रहता है हम उसे फीटस बोलते हैं, बिल्कुल उसके शेप की तरह ही है, मैच होता है। इसीलिए एक ह्यूमन बीइंग का ट्रीटमेंट बिल्कुल हम शेप के मैच होने की वजह से उस पर ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत सारे डिजीज उससे क्योर होता है। दैट इज नोन एज ऑरिकुलोथेरेपी। तो पिन्ना है, उस पर कुछ नहीं है, बस वो जो दिखाई देता है वो पिन्ना है। अदरवाइज हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर के बारे में बोला गया है चेहरे के लैटरल पोजीशन, मतलब हमारा जो फेस है उसके दोनों साइड में हमारा पिन्ना है, एक्सटर्नल ईयर है, जो कार्टिलेज एंड फाइबर्स के बने होते हैं और इसे पिन्ना कहते हैं। यह गतिहीन है, मतलब इसमें खुद से मूवमेंट नहीं है। वी कैन मूव इट, हम इसे होल्ड कर सकते हैं, बट इसमें अपने आप कोई मूवमेंट नहीं होता है। यह आवाज तरंग को कॉन्सेंट्रेट करने में सहायक होता है, मतलब जब भी कोई साउंड इस पे फॉल होता है तो वो उसे वाइब्रेट कर, मतलब उसे रिफ्लेक्शन करके तब हम उस आवाज को सुन पाते हैं। इसमें एक ऑब्लोंग छेद है जो अल्फाबेट एस की तरह होता है। उस कैनाल, वो जो कैनाल है एस शेप का, वो एक्सटर्नल ईयर के, ऐसा समझ सकते हैं कि वो उसका एंट्री है, द्वार है। यह ऑडिटरी कैनाल है। यह 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसके दूसरे अंत सिरे पे एक मेम्ब्रेनस पर्दा होता है और जो फिक्स्ड होता है। इस ऑडिटरी कैनाल के दीवारें स्किन से मढ़ी होती है, मतलब ये ऑडिटरी कैनाल है वो स्किन के बने होते हैं। अतः सिबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन हवा के धूल को पकड़कर सूखता है। यहाँ पे सिबेसियस ग्लैंड होता है। सिबेसियस ग्लैंड है हमारे स्किन के नीचे भी होता है। ये ऑयल को सिक्रीट करता है। तो ईयर में भी है, वो ऑयल भी सिक्रीट होता है, और जब डस्ट कुछ अंदर जाता है तो हम उसको वैक्स के रूप में निकालते हैं, और ये ड्राई होता है तो हम उसे निकालते हैं, उसे वैक्स कहते हैं।
कभी इस वैक्स की बहुतायत पर्दे को ब्लॉक कर देती है, लेकिन अगर हमने अपने ईयर को हमेशा क्लीन नहीं करते रहते हैं तो वो ईयर को ब्लॉक कर देता है और वहां पे लॉस ऑफ हियरिंग भी होता है। यही वैक्स जब फूल जाता है, आई मीन उसको कोई इन्फेक्शन होता है आइदर वाटर का या कुछ भी ऐसी चीजें जाता है, और जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तब हम उसे ओटाइटिस बोलते हैं। किसी भी वर्ड में जब आइटिस वर्ड आता है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, पेन है। तो जब वो वैक्स है जो फूल जाता है तब उस डिजीज का नाम है इन्फेक्टेड ओटाइटिस। अभी मिडिल ईयर के बारे में पढ़ते हैं। यह 1 सेंटीमीटर के स्पेस है जो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन और ओवल विंडो फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली के बीच 3 ऑसिकल्स, आई मीन ऑसिकल्स, बोन को, ईयर बोन्स को बोलते हैं ऑसिकल्स। हमारे 3 ईयर बोन्स हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेपस। मैलियस जो है वो हैमर शेप का होता है और ये जो मैलियस है वो अटैच होता है ईयर के इंटरनल ईयर से। एंड ये ब्लाइंड स्पेस, इस ब्लाइंड स्पेस में फेरिंग से कनेक्टेड एक ट्यूब, स्टेशियन ट्यूब खुलती है। कभी तेज आवाज से इस हिस्से में उत्पन्न झंझनाहट से निपटने के लिए हवा स्टेशियन ट्यूब से फेरिंग्स में पास होती है। इस रास्ते से इन्फेक्शन ट्रेवल करके एक्यूट या क्रॉनिक साइटिस मीडिया रोग पैदा करते हैं। मतलब कि जब स्टेशियन ट्यूब में कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं तो वो इन्फेक्शन अंदर जाता है और उस डिजीज को बोलते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस। कान में दर्द या मवाद आना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड, इस चैम्बर की कॉमन असहजताएं हैं। ईयर ऑसिकल्स द्वारा साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल ईयर में पहुंचती है। एक्सटर्नल ईयर पे जब साउंड वेव जाता है वो रिफ्लेक्शन करते हुए मिडिल ईयर के थ्रू इंटरनल ईयर में जाता है और वो ब्रेन को मिलने से फिर हमें वो आवाज सुनाई देती है। अभी इंटरनल ईयर, कान के इस हिस्से में 2 विभिन्न महत्वपूर्ण अंग है। फर्स्ट इज कॉक्लिया एंड सेकेंड इज वेस्टिबुलर एपरेटस। कॉक्लिया, इसमें क्या होता है, साउंड वेव है जो परिवर्तित होकर एक्शन पोटेंशियल डेवलप करती है और यह एक इलेक्ट्रिक वेव कॉक्लियर नर्व के थ्रू सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब में स्थित एरिया नंबर, जो वो सेरिब्रम का नंबर है 41 एंड 42 तक पहुंचती है। कॉक्लियर नर्व के डैमेज होने पे नर्व डिफनेस होता है। मतलब अगर हमें सुनाई नहीं देता है तो उसका एक रीजन ये भी है कि कॉक्लियर नर्व है डैमेज हो जाता है। यहाँ पे ये बताया कि साउंड वेव है जो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल वेव में और वो कॉक्लियर नर्व के थ्रू होता है और वो जब सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, वहां जब पहुंचता है तब हमें आवाज सुनाई देता है। लेकिन अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तब उसको बोलते हैं नर्व डिफनेस, तो हमें सुनाई नहीं देता। सेकेंड इज द वेस्टिबुलर एपरेटस, जो सैकुली यूट्रिकल एवं 3 सेमी सर्कुलर वेस्टिबुलर जो एपरेटस है, फिगर में पिक्चर में दिया हुआ, फर्स्ट पिक्चर में ये दिया हुआ था, ये 3 पार्ट्स का बना है, सेमी सर्कुलर कैनल्स जो क्लियर दिख रहा है। यह शरीर का प्रोप्री रिसेप्टर्स जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन के समय शरीर का पोस्चर मेंटेन करता है। ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, जब हम हॉरिजॉन्टल होते हैं या वर्टिकल होते हैं उस पोस्चर को मेंटेन करता है वेस्टिबुलर एपरेटस। इसका सेंस वेस्टिबुलर नर्व, दैट इज द पार्ट ऑफ 8th क्रैनियल नर्व जो सेरिब्रम में स्थित है, अगेन एरिया नंबर 3, 1 एंड 2 में पहुंचता है। इस नर्व के डैमेज होने पर व्यक्ति को ऊपर चढ़ते या घेरे में नाचते हुए, घेरे का मतलब जब सर्कल में वो मूव करता है या सड़क क्रॉस करता है, कोई टर्निंग आता है, तब उसको प्रॉब्लम होता है। मतलब वो अपना पोस्चर्स को कंट्रोल नहीं रख पाता है बिकॉज ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस उसका काम नहीं करता है। तो
तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें सेरिब्रम में एरिया नंबर 1, 2, 3 पे ट्रीटमेंट देने से ये डिजीज ठीक होता है। तो ईयर के बारे में हमने इतना पढ़ा। सेकंड है नोज। जो नोज का काम है स्मेल देना, स्मेल हम लेते हैं, इसीलिए इसको ज्ञानेंद्रिय इन लोगों को कहते हैं। मतलब इन ऑर्गन से हमें ये पता चलता है कि क्या है वो एक्चुअली। तो किसी भी चीज का पता हम सुन, टेस्ट बर्ड से, उसे खाकर, स्किन पे टच से, आंखों से देखकर पता कर। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है शायद, ऐसा लग रहा है। इंटरनेट फेल्योर की कुछ कुछ वही। तो हम लोग इसमें कॉकलिया, हम लोग देखा कॉकलिया, और ये देखिए वेस्टिबुलर एपेटस, यही है ये वाला एरिया, और ये कॉकलिया है। दोनों का फंक्शन अलग अलग है, ये आप समझ लीजिए। इंटरनल ईयर में पूछा जाता है कि कॉकलिया का कहाँ का पार्ट है, तो हमेशा बोलना है हमको कि कॉकलिया इंटरनल ईयर का पार्ट है, और उसके वेस्टिबुलर एपेटस भी वही का पार्ट है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। कॉकलिया सुनने के लिए यूज होता है, और वेस्टिबुलर एपेटस हमको सेरेबेलम के साथ सहयोग दे रहा है। क्यों? यहाँ दिखा हुआ पोस्चर। तो ये वेस्टिबुलर एपेटस कान में जरूर है, लेकिन इसका मतलब कान नहीं है, इसका फंक्शन कान का नहीं है, इसका फंक्शन है किसका? इसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का। हाँ मैडम, ठीक है। हाँ वो आप चलिए। ओके सर। सो हियर यहाँ पे वो ऑल्फैक्टरी बल्ब बनाते हैं। यहाँ से सेकेंड न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व का मतलब होता है, ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल लेना, के माध्यम से सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में प्रवेश करता है। और ये जो न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी है वो सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में प्रवेश करता है। रेस्पिरेशन के लिए सामान्य हवा का वॉल्यूम नेजल कैविटी के स्मेल एरिया में प्रवेश नहीं करता है। किसी भी गंध या महक का घनत्व में वॉल्यूम हवा के घनत्व से कम होने पे वो गंध अणु आसानी से स्मेल एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी हम स्मेल लेते हैं, अगर उसका वॉल्यूम हवा के वॉल्यूम से कम है तो वो इजिली एंटर कर जाता है और हमें स्मेल पावर, वो आसानी से स्मेल एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी बात, स्मेल पावर अगर कम, वहाँ 3 डिजीज है, अगर नोज से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड 3 डिजीज आर देयर। एक है हाइपोस्मिया, सेकेंड है एनोस्मिया, एंड थर्ड डायसोमिया। तो हाइपोसोमिया क्या होता है? इट्स अ डिक्रीज्ड एबिलिटी टू स्मेल और डिटेक्ट ऑर्डर। अगर ऑर्डर डिटेक्ट करने की क्षमता थोड़ा घट जाए या घट जाता है तो हम उसे बोलते हैं हाइपोस्मिया। हाइपो का मतलब ही होता है कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। तो याद रखने के लिए, हाइपोस्मिया का मतलब हमें स्मेल लेने की ताकत जब घट जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोस्मिया। एनोस्मिया, एन मतलब एब्सेंट। बहुत सारे डिजीज में ये वर्ड आते हैं एन, एन का मतलब एब्सेंट। एनोस्मिया मतलब जब हम एबिलिटी टू स्मेल इज कंप्लीट एब्सेंट, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तब हम उसे एनोस्मिया बोलते हैं। थर्ड इज डिसोमिया, जब उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, गंध गलत पहचानना, मतलब कि जो है एक्चुअल में वो नहीं लेकर के हम कुछ और लेते हैं, सो दैट डिजीज नोन एज डिसोमिया।
यहाँ पे ये बताया गया है कि गंध, जब हम किसी चीज को गंध लेते हैं तो भी समझ में आता है कि वो क्या है। जैसे जैगरी का भी गंध लेकर या कुछ खासकर जब किचन में कुछ बनता है तो हमें ये समझ में आता है कि स्वीट बन रहा है, या सब्जी का भी गंध बहुत दूर तक आता है, समझ में आता है कि अच्छा कॉलीफ्लावर की सब्जी बन रही है या पोटैटो की सब्जी बन रही है। तो ये जो सुगंध है पहचानते हैं, उसका नाम क्या क्या है यहाँ पे दिया। फर्स्ट सुगंधित, सेकेंड है अम्लीय, दैट मीन्स खट्टा, थर्ड इज बर्न एंड फोर इज प्यूट्रीफाइड। जो रिसेप्टर्स गंध के स्टिमुलेट होना बंद कर देते हैं इसे एडेप्टेशन कहते हैं। गंध गलत पहचाना कि डिसोम्सिया कहलाता है। यदि इस गंध रिसेप्टर्स को किसी विशेष गंध से अधिक समय तक एक्सपोज्ड करें, क्या होता है कि कभी कभी हम एक ही गंध में ज्यादा देर अगर रहते हैं तो हमें दूसरा स्मेल, दूसरे की खुशबू नहीं आती है, वो उस रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना बंद कर देता है और इस क्रिया को बोलते हैं एडेप्टेशन। मिथाइल मरसेप्सन लहसुनिया की न्यूनतम मात्रा 0.0000 246 टाइम्स 4 मिलीग्राम लीटर हवा इन स्मेल रिसेप्टर्स में हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। थर्ड सेंसरी ऑर्गन इज टंग। टंग का काम है हमें टेस्ट दे लेना। हम मुंह में खाना जरूर खाते हैं लेकिन खाने का स्वाद टंग से आता है, मौत से नहीं आता। टंग है मुख गुहा के अंदर पाचक तंत्र का एक अंग है। टंग सेंसरी ऑर्गन है एज वेल एज ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, मतलब माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और उसमें टंग भी एक पार्ट है। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से डॉर्सल लैटरल सरफेस, यहाँ पे फिर से कहा गया है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं बिकॉज ये एग्जाम्स मैंने देखा है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं कि ये जो टंग है वो किस टिश्यू के बने हुए हैं, तो आप अंडरलाइन करेंगे तो ये काम आएगा। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बने होते हैं। डॉर्सल एंड लैटरल सरफेस, डॉर्सल पीछे का और लैटरल मतलब साइड का, एजेस पर कवर्ड रहते हैं। इसी एपिथेलियम के सेल्स जगह जगह पे मॉडिफाइड होकर 3 प्रकार के पैप्लिया बनाते हैं। इन्हें आकार के अनुसार नाम दिया गया। और ये भी एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि ये जो पैप्लिया बनाते हैं दैट इज द टेस्ट बर्ड्स, वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स के बने हैं मगर उसके शेप जगह जगह पे चेंज होते हैं, उसकी वजह से उनका 3 नाम है। एंड वो आकार के, वो पूछे क्वेश्चन में होता है स्ट्रक्चरली on based of structure what are the different types of tissues or type of tissues of tongue। तो यहाँ पे है पैप्लिया का फ्यूजिफॉर्म, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कमवेट। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर था। इन्हीं में से फंजीफॉर्म एवं सर्कुलेटिव पैप्लिया में स्वाद के स्पेसिफाइड रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। और टेस्ट बर्ड्स ही हैं जो हमें टेस्ट का अनुभव देते हैं। A taste bud is an oval shape 50 to 70 micron in diameter, structured with the 5 to 18 hair cells and 34 to 35 ordinary cells। एक टेस्ट बर्ड है, उस दैट शेप ऑफ टेस्ट बर्ड इज ओवल, जिसका साइज है 50 to 70 माइक्रोन डायमीटर एंड उस पे 5 to 18 हेयर सेल्स होते हैं and 4 to 35 ordinary cells होते हैं। तो these all include in taste buds। These hair cells are the taste receptors which easily gets stimulated with dissolved substance। They are distributed on just one second। टिप ऑफ द टंग, ये ऑर्वेदा का भी क्वेश्चन है कि हमारा जो टंग है, जो जीभ है, उसके अलग अलग पार्ट से हम अलग अलग टेस्ट को रिसीव करते हैं। तो टिप ऑफ द टंग इज स्वीट एंड सॉल्ट, मतलब टिप से हम स्वीट एंड सॉल्ट को रिसीव करते हैं। लैटरल साइड से खट्टे को करते हैं। बैक ऑफ टंग को से कड़वा पता चलता है। यह रिसेप्टर्स अपना एक्शन टंग, कॉक्लिया,
Sir, am I audible, no? Yeah, Yes, audible. okay. So tongue, cordia tympani, that is the branch of 7th cranial nerves. जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है वो सारे के सारे क्रेनियल नर्व्स पे, क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये सारे क्रेनियल नर्व्स को याद रखना चाहिए. तो दिस इज द 7th cranial nerves. From posterior 1/3 of the tongue का 9th cranial nerves है, मतलब टंग में 2 cranial nerves काम कर रहा है. पोस्टेरियर जो है 1/3 of the posterior, there is the 9th cranial nerves, और 2/3 of the front portion, anterior means front, that is the 7th cranial nerves. सर आईज भी आज ही कवर कर दूं? You can, Okay, if fine. you Sir. can. Yeah, sir, it's fine. Second, another organ is eyes, vision. Eyes is very delicate organ for us. हम इससे देखते हैं, एंड आइज के बारे में तो बहुत कुछ, थोड़ा मेटाफिजिकल भी बहुत कुछ है कहने को, बट हम बीएचबी में पढ़ा रही हूँ तो मैं इस पे जाती हूँ फिजिकल पे. फॉर विजुअल पर्पस द लाइट रेज हैव टू पास थ्रू कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर. कॉर्निया वो है जो हमारा सबसे पहले आईज में दिखता है व्हाइट पोर्शन, दैट इज नोन एज स्क्लेरा. उसके जो ब्लैक पोर्शन है दैट इज द कॉर्निया. लाइट या इमेज वहां से फॉल होता है, और एक्वस ह्यूमर मतलब ये जो व्हाइट पोर्शन है इसके पीछे है एक्वस ह्यूमर. उससे क्रॉस करते हुए वो लेंस पे गिरता है, और उसके पीछे भी विट्रस ह्यूमर है, और फिर वो रेटिना पे इमेज बनाता है, और वो रेटिना पे इमेज इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, और ब्रेन में जाकर सीधा इमेज बनकर फिर हमें वो ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है. To reach the retina where the visual receptors are located in the retina, there are the 2 types of receptors. जो भी हम देखते हैं मतलब रिसीव करते हैं आई से, तो दे आर द 2 cells, rods and cones. जो rod cells है which are highly sensitive to the weakest wavelength of the ray at the night. इन्हें स्टिमुलेट करती है, ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा परंतु इसका आकार एवं कलर साफ नहीं होता है. स्कॉटोपिक विजन और द नाइट विजन कहलाती है. ये स्कॉपेटिक विजन और नाइट विजन इस डिसऑर्डर है आई का. रॉड्स की वजह से हमें रात में दिखाई देता है, लेकिन अगर वो वीक होता है मतलब हम अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, तब उस डिजीज का नाम है स्कॉटोपिक विजन और नाइट विजन. The cones, which are highly sensitive to the strong wavelength at the day or in the sunlight, इससे ऑब्जेक्ट का आकार एवं कलर बिल्कुल साफ दिखाई देता है, उसे फोटोपिक विजन बोलते हैं. सो 2 तरह का विजन हुआ, एक फोटोपिक विजन, इसे क्लियर होता है. फोटो का मतलब ही होता है डे, जैसे फोटोसिंथेसिस, तो फोटो वर्ड्स का मतलब हुआ डे टाइप का थिंग्स. तो फोटोपिक विजन दैट मीन्स कि डे में, और वो कोन्स की वजह से दिखाई देता है, और रॉड्स की वजह से रात का विजन जिसको हम नाइट विजन कहते हैं, स्कॉटोपिक विजन कहते हैं. इन रॉड्स और कोन्स में लाइट रे एक केमिकल रिएक्शन प्रारंभ करके एक्शन पोटेंशियल हेतु एनर्जी जनरेट करती है. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है. रॉड्स में विजुअल है पर्पल और रोडोप्सिन. सो रोडोप्सिन इज द, वो रॉड्स में पाया जाता है, वहां से लाइट रे निकलता है, दैट इज द वेवलेंथ 505 मिलीमीटर. रेटिनेन और स्कॉटोपिज्म, यहाँ पे रिएक्शन होता है एनएडी और एनएडीएच विटामिन ए के प्रेजेंस में और स्कॉटोप्सिन में. यहाँ पे ऐसा है, दिन में रॉड्स में क्या होता है, जब लाइट पड़ता है दिन में तो वो रोडोप्सिन की वजह से हमें वो दिखाई देता है, लेकिन रात में क्या है कि डार्क में वहां पे विटामिन ए और स्कॉपोटिजन वो जो कोन्स का है या देन हमें डार्क में दिखाई देता है. इसीलिए जब नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में जब हमें दिखाई नहीं देता, तो हम उसको विटामिन ए का डिफिशियंसी भी बोलते हैं. सिर्फ यही रीजन नहीं है, बट विटामिन ए का डिफिशियंसी होने से भी हमें रात में कम दिखाई देता है. रोडोप्सिन से लाइट रे द्वारा ब्रेक डाउन होकर
रेटिनिन बनाता है और एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होता है। अंधेरे में विटामिन ए से या रेटिनिन से रोडोप्सिन का फॉर्मेशन पुनः हो जाता है। पुनः फॉर्मेशन ना होने पे नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कहने का मतलब कि जब हमें रात में दिखना है तो विटामिन ए की जरूरत है। अगर विटामिन ए की भी कमी है तो नहीं दिखेगा, या फिर कौन सेल्स की कमी है तो भी नहीं दिखेगा। ये इस तरह से रिएक्शन करके ब्रेक डाउन करके रेटिनिन के साथ एक्शन पोटेंशियल बनाता है, और रात में देखना है तो विटामिन ए के साथ रिएक्शन करके रेटिनिन से रोडोफिज्म का फॉर्मेशन करके हम रात में देख पाते हैं। अगर नहीं ऐसा होता है तब हमें नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज कहा जाता है, उस डिजीज को। अभी सेकेंड में है कोन्स में क्या होता है। रेटिनिन है, यहाँ लाइट रे आता है, द वेव लेंथ ऑफ लाइट दैट इज द 440, 535 और 565 मिलीमीटर। यहाँ नहीं लिखा है, ये मिलीमीटर ही होगा। एक्टिव रेटिनिन है, रिएक्शन करते दो थिंग है यहाँ पे, ट्रांसडक्शन होकर के एक्टिव ट्रांसडक्शन ट्रांसड्यूसिन होता है, फिर फॉस्फो डाइस्ट्रीज करके एक्टिव फॉस्फो डाइस्ट्रीज होता है, देन साइकिल जीएमपी, आफ्टर दैट 5-GMP। इसको मैंने भी डिटेल में नहीं देखा है, अगर इस पे कुछ डिटेल में कहना है तो इस पे मैं कल कह सकती हूँ। सेकेंड थिंग है विजुअल एक्विटी। लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से चलकर कॉर्निया से रेटिना तक पहुंचती है। कॉर्निया जो ब्लैक है, एक्चुअली वो ब्लैक नहीं है, वो वहां पे कुछ नहीं होता है, वो खाली है, इसीलिए हमें वो ब्लैक दिखाई देता है। लाइट जब बहुत ज्यादा लाइट होता है तो वो छोटा हो जाता है, और जब लाइट कम होता है तो वो बड़ा होता है। इसलिए बोलते हैं कि हमें अंधेरे में टीवी नहीं देखना चाहिए, या कोई भी लाइट का जिससे रेज निकल रहा है नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में वो रेटिना बड़ा हो जाता है तो लाइट्स जो हार्मफुल लाइट्स है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर चला जाएगा। तो हमें लाइट में ही काम करना चाहिए, जिससे वो रेटिना कम से कम खुला रहेगा और कम हार्मफुल लाइट्स अंदर जाएगा। लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से चलकर कॉर्निया से रेटिना पे पहुंचती है, जहां इमेज फॉर्म होता है। रेटिना पे स्थित फोविया सेंट्रलिस पर इमेज बनने पर ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देता है। यदि कॉर्निया के सेंटर से रे नहीं गुजर पाती है तो इमेज फोविया सेंट्रलिस पर नहीं बनती है, और अगर यहाँ तब इमेज हमें ब्लर्ड दिखाई देता है। तो कहाँ पे इमेज बनती है, ये क्वेश्चन आता है फोविया सेंट्रलिस। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। फोविया सेंट्रलिस इज वन इम्पोर्टेंट वर्ड हियर, जहाँ पे कि इमेज बनता है। अगर कॉर्निया के सेंटर से रे नहीं गुजरता है, मतलब सेंटर से इधर उधर जाता है, तब वहां पे इमेज है जो ब्लर्ड बनता है। आंख का लेंस बायो कनकेव होता है, मतलब ओरिजिनल जो हमारा आईज का लेंस है दैट इज द बायो कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है जस्ट इसका ऑपोजिट, दिस इज कॉन्वेक्स, इसका ऑपोजिट होता है, हाँ, तो वो कॉनकेव होता है। इस लेंस से 6 मीटर दूर से आने वाली लाइट रेज समानांतर पैरेलल रूप में आकर रेटिना पे इमेज बनाती है। 6 मीटर के डिस्टेंस से पैरेलल लाइट आती है हमारे आईज का जो लेंस है दैट इज द बायोकॉन्केव, तब वो सही रूप में इमेज तो है मैडम सर जो, ये बाई कॉन्वेक्स है क्या ये हम हाँ जो सर, आंख आंख वाला लेंस हमारा बाई कॉन्वेक्स होगा ना? बाई कॉन्वेक्स है तब, बाई कॉनकेव नहीं होगा सर। अच्छा बाई ये बाई कॉन्वेक्स, ये बाई कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉन्वेक्स है। लिख, और इससे जो आएगी वो रेज ऐसे हो जाकर के फिर अंदर रेट यहाँ बच जाएगी। ये उसको सर यहाँ वो लिखा है बायोकॉन्केव हाँ लेंस गलत है बायोकॉन्केव वो है। नोट करवा दीजिए सबको। अच्छा अच्छा जी अच्छा, वो गलत है सर, सब लोग ठीक है, नोट कर ले, सॉरी। बाई कॉन्वेक्स है। अच्छा, ये बायोकॉन्वेक्स होता है, और 6 मीटर के डिस्टेंस से लाइट आकर उस पे पैरेलल जाकर के ये लाइट फोविया सेंट्रलिस पे गिरती है, और तब वो सही इमेज बनता है। जी इसे इमेट्रोपिक आइज कहते हैं। ये देखिए ये वाला बढ़िया।
हाइपरमेट्रोपिया, यस सर। जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेटिना के पीछे इमेज बनाती है तब इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इससे दूर की वस्तु साफ, नजदीक पर वस्तु ब्लर होती है। आइस का जो प्रॉब्लम्स है उसको बोलते हैं मेट्रोपिया, सेकेंड है हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड है एस्टिग्मेटिज्म, फोर्थ कलर ब्लाइंडनेस। तो मेट्रोपिया क्या होता है, जिसको बोलते हैं नियर साइटेड, मतलब कि हमें नजदीक की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया में दूसरा ऑपोजिट है, हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की नहीं दिखाई देती है। तो मायोपिया में क्या होता है कि उसको नियर साइटेड कहते हैं, जहाँ पे कि हमें क्लोज ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देता है और दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, तब वहां पे हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। तब कॉनकेव लेंस है वो इमेज को सही से फिर रेटिना पे बनाता है और हम तब देख पाते हैं। वो कैसे होता है, कॉनकेव लेंस ऑल्सो नोन एज माइनस लेंस, कॉनकेव लेंस को ही माइनस लेंस कहा जाता है। दैट इज यूज्ड टू करेक्ट द मायोपिया। मायोपिया इज द नेम ऑफ डिजीज। हम जब माइनस लेंस यूज करते हैं, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि माइनस किसको बोलते हैं, प्लस किसको बोलते हैं। तो जब माइनस लेंस है वो मायोपिया के लिए यूज होता है, जब हमें पास में दिखाई देता है। तो जब इसमें हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं एंड तो वो कैसे सही दिखता है, बाय डाइवर्जिंग द लाइट्स as they enter the ear eye. This causes the light to focus further back directly on the retina, providing a clear image for the brain. The more concave the lens, the more the light is diverged. So higher minus lens is used for the higher myopia. हमें जितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है उतना ज्यादा वो माइनस लेंस हम यूज करते हैं। सेकेंड डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया। जब when parallel of rays of light from the near object are brought to focus behind the retina, subject can be seen distinct but not the nearer one. These long-sighted subjects are created with an appropriate convex lens, और हम हाइपरमेट्रोपिया को कन्वेक्स लेंस से सही करते हैं। अब मैं बुक में जो लिखा है उसको पढ़ती हूँ। जब ऑब्जेक्ट से चलकर लाइट रेज रेटिना के पीछे इमेज बनाती है तब हम इसे हाइपरमेट्रोपिया आइज कहते हैं। इसमें दूर की वस्तु साफ परंतु नजदीक की वस्तु ब्लर्ड दिखती है। इसका करेक्शन एक बायोकॉन्केव लेंस से करते हैं। जब ऑब्जेक्ट से चलकर लाइट रेज रेटिना के आगे इमेज बनाती है तब इसे मायोपिया कहते हैं और इसे नजदीक की वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु ब्लर्ड दिखती है। इसका करेक्शन बायोकॉन्केव लेंस से कहते हैं और ये क्वेश्चंस में आते हैं एंड इट्स अ वेरी इजी। थर्ड डिजीज है एस्टिग्मेटिज्म। नेत्र की कॉर्निया का कर्वेचर सामान्यतः प्रत्येक एंगल पर एक जैसा होता है। जब वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कॉर्निया का कर्वेचर भिन्न हो जाए तो व्यक्ति को समतल स्तर उबड़ खाबड़ दिखाई देता है। इसे सिलिंड्रिकल लेंस से करेक्ट करते हैं। ये जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो हर जगह एक जैसा होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता है, मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कॉर्निया पे अलग हो जाता है, तब वो उसको क्लियर दिखाई नहीं देता। खासकर मतलब वो समतल है जो दिखाई नहीं देता, उसको लगता है उबड़ खाबड़ है और उस पे सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। फोर्थ इज कलर ब्लाइंडनेस। There are 3 प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसके 3 अलग अलग कोन सेल्स होते हैं। इन विशेष कोशिकाओं के विकास न होने पे व्यक्ति अधिकांशतः कलर ब्लाइंड होता है, इसे ठीक से दिखाई नहीं देता। तो जो कलर ब्लाइंड पेशेंट्स होते हैं उनको सिर्फ इसी कलर में कंफ्यूजन होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अदरवाइज उस कलर को वो देख पाते हैं, बट ये 3 कलर में वो सही से
डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। अकोमोडेशन, नेत्र में अकोमोडेशन की दो स्थिति होती है। दिन में सूरज की रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसने पर पीपल का डायलेट होना, जो कि मैं पहले भी बताई। कोई रोशनी में है, तेज रोशनी में है, इसका मतलब कि उसका जो कॉर्निया है बहुत छोटा, कम खुला हुआ था। अब वो जैसे ही अचानक से डार्क रूम में जाता है तब पीपल है जो डायलेट होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जा सके और वो देख सके। ऐसा हम लोग ने एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। अगर आंख पे टॉर्च लगाते हैं तो ये जो पिपिल है बड़ा सा डायलेट रहता है, जैसे ही रेज जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसका अपोजिट अगर लाइट में है, काफी धूप में है मैं, तो इसका मतलब कि वो जो पिपिल है बहुत कम खुला हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में है। लेकिन जैसे ही अंधेरे में गए तो जो स्थिति है उसको रिसीव करने के लिए पिपिल है जो ज्यादा बड़ा खुल जाता है, ताकि रेज अधिक प्रवेश कर सके। अंधेरे कमरे में सूरज की रोशनी में आने पर पिपल का कंस्ट्रिक्ट होना, ताकि कम रेज प्रवेश कर सके। इसके ऑपोजिट अगर हम अंधेरे से रोशनी में जाते हैं और हम ये दोनों स्थिति में फर्क करते हैं, जब हम काफी तेज धूप से अंदर जाते हैं अंधेरे में तो एक सेकेंड के लिए हमारे पास एकदम मतलब ब्लाइंड होता है सामने में, और ऐसे ही अंधेरे से बाहर जाते हैं तो अचानक से धूप पड़ता है तो भी हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो इसे अकोमोडेशन कहते हैं, मतलब आईज है जो एडजस्ट होता है लाइट के अनुसार। दूर की वस्तु देखते हुए पास की वस्तु देखने की प्रक्रिया में नेत्र लेंस का कर्वेचर सिलियरी लिगामेंट के रिलैक्स होने पे बढ़ जाता है। ऐसे ही जब मतलब ये हम पास का देख रहे हैं फिर अचानक से दूर का देखते हैं, या दूर का देख रहे हैं और फिर हम पास का देखते हैं, तो भी यहाँ पे लेंस का जो कर्वेचर है दैट इज द सिलियरी लिगामेंट, वहां पे रिलैक्स है जो बढ़ जाता है। पास की वस्तु देखते हुए दूर की वस्तु देखने की प्रक्रिया करने से लेंस का कर्वेचर कम जाता है। जब हम पास का देखते हैं और उसके तुरंत बाद दूर का देखने की कोशिश करते हैं तब लेंस का कर्वेचर है जो घट जाता है। तो इसके ऑपोजिट जब हम दूर का देख रहे हैं और पास का देखेंगे तो कर्वेचर है जो बढ़ जाएगा। सिलियरी लिगामेंट्स के रिजिड होने पर भी लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और इसे अकोमोडेशन नहीं हो पाता। और ये 45 के बाद जिसको बोलते हैं रीडिंग ग्लास, तब वो रीडिंग ग्लास लग जाते हैं। ये है जो सिलियरी लिगामेंट्स की वजह से होता है। उसका इलास्टिसिटी घट जाता है, या तो कभी कभी मसल से जो लूज हो जाते हैं तो वो सही ढंग से मतलब रेटिना, कॉर्निया, ये सारा कुछ सही होने के बावजूद इमेज सही नहीं बनता है, क्योंकि वो मसल्स लूज होने से सब अंदर के पार्ट्स एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तब वहां पे उसे अकोमोडेशन करने के लिए रीडिंग क्लास लगता है। और ऐसा कहा जाता है आजकल कि 40 इयर्स के बाद वो रीडिंग क्लास लग जाता है। सर ये कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए मैडम ने जो है कितना पूरा जो है सारी चीज आपको चैप्टर जो है 12 पूरा पढ़ा दिया, और जो है खुद भी पढ़ लिया, पढ़ा भी दिया आपको, दोनों चीजें हो गई। और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि हम ही लोग जो है आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो तिवारी जी कोई उसमें जो सारे पॉइंट्स ठीक है, जो हम लोग जो इसमें पॉइंट आते हैं और क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चन पर हमको निगाह रहनी चाहिए कि हम लोग इसको क्या माने, एकोमोडेशन क्या माने, एस्टिमेशन को क्या माने, कैसे हम लोगों का हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, इन पर हम लोग का कौन से लेंस का प्रयोग करना है, यही प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों पर एक बार पढ़ लेंगे तो सब समझ में आएगा। टेंथ में भी बता दिया कि वो 3-4 होते हैं। जो निगेटिव है उसी को याद कर लीजिए, अपना दो कंजीफॉर्म है, फिलीफॉर्म है, सर्कमवेलेट है। तो जो बीच वाला है फिलीफॉर्म है वो उसमें उसका रोल नहीं है टेस्ट बड में, दोनों का रोल है।
सामने वाला क्या होता है, इस बगल वाला साइड वाला स्टिक होता है, साइड सामने वाला नमकीन। और हम लोग इसीलिए मिठाई खाना चाहते हैं ना, तुरंत पहला सामने ही आएगा तो मिठाई खूब अच्छी लगेगी। तो नमकीन कभी कभी आप देखिए, नमकीन आपको लगेगा तुरंत आप मिठाई खाना चाहते हैं। अब ऐसे फैलाते बहुत तेजी है, ये जितने ये पैपली है बहुत तेजी से फैलाते हैं उसको, स्वाद वृद्धियां हैं। तो हम लोग आज जो है, हम लोग कल मैडम कौन सा कल है आपका चैप्टर है ना? यस सर, तो कौन एक्चुअली सा? यही मतलब इसी नहीं को 2 दिन अगला, दिया हुआ था। नहीं कोई बात नहीं, तो अगला हम लोग पास जी। आपके पास ऑलरेडी है। अगर वो आप इसके बाद आपका वो है ना परीक्षण, लीवर फंक्शन टेस्ट। हाँ परीक्षण में है। यस तो तिवारी जी कल क्या बताइए जाए, क्या पढ़ा जाएगा? परीक्षण, ये जो है ये वाली किताब है, देखिए सबको दिखाई पड़ रही है? कोई सब लोग अरे तो कोई, यस सर, हाँ देख देख रहा है सर परीक्षण। ये परीक्षण है आपके कोर्स में है कि नहीं? हाँ है सर, 4th सेमेस्टर में भी है, 3rd में भी था। थर्ड में है ना ये? यस सर। तो इसको हम लोग पढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल सर। लीवर, इसमें मैडम को चैप्टर मिला हुआ लीवर फंक्शन टेस्ट। ये कौन सा चैप्टर 5 है क्या? लीवर फंक्शन टेस्ट है सर, इंग्लिश बुक में 4 है। हाँ 4 नंबर है, 4 नंबर है लीवर फंक्शन टेस्ट। ये हम लोग केवल 7 इस सेमेस्टर में केवल 7 तक है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट कल लीवर टेस्ट हो जाएगा। यस सर, आईज में मतलब सॉरी, ये सेंसरी ऑर्गन्स में कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो बस ऐसे ही रीड कर दी। नहीं, कुछ है किसी को कुछ? कोई क्वेश्चन पूछना किसी बताइए। ये सुधा पाठक जी हैं, नीतू जैन भी हैं, तिवारी जी हैं, के तिवारी जी हैं, यही लोग हैं, उसके पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच। इसमें जो है देखिए, हम लोग मैडम खुद पढ़ते हैं और सारे लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे तिवारी जी भी पढ़ाते हैं। तो सब सारे लोग जो है इन्वॉल्व किए हुए हैं। इससे एक तो ये होता है कि हमारे और स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, और हम कुछ इसी बहाने, जैसे आपने पढ़ाया तो हमको भी कुछ समझ में आ गया, तिवारी जी पढ़ाते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, अनिता मैडम पढ़ाती हैं, वो ही पढ़ाती हैं, सुधा पाठक मैडम पढ़ाती हैं, हमारे नीतू जैन मैडम पढ़ाती हैं। ये सब आपके अनिता जैन मैडम तो 5th की है, और सब ये 4th की बात कर रहा हूँ। और आप जो है आप भी उस कड़ी में शामिल हो गई हैं। तो हमारे 5-6 लोग हैं जो बहुत तेजी से जो है, देखिए इससे क्या हो रहा है, आपका ही अधिक नॉलेज बढ़ रहा है, और आपके नॉलेज के माध्यम से सब लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है। ये फायदा तो हमको भी होता, हमने पढ़ा तो हमको कुछ दोबारा पढ़ा तो देखा ना पहली बार, नहीं तो किताबें कहीं भी रख दिया, तो इसलिए बहुत बढ़िया रहा। और हम लोग इन वीडियो को, जो हमारे वीडियो हो रहे हैं, इनको प्रसारित करें और बताएं सब लोगों को कि हमारा देखिए बीएचबी पढ़ने का उद्देश्य क्या है। इनके माध्यम से हम लोग कैसे अपने एक्यूप्रेशर में चिकित्सा कर सकते हैं, चाहे वो हमारी आयुर्वेदिक हो और चाहे हमारे चाइनीज हो। अभी इनको देख करके आप अगर चाइनीज के और डॉक्टर वॉल को आप इन्वॉल्व करें, तो डॉक्टर वॉल के आई ऑर्बिट में सारी चीजें आपको मिलेगी, और ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। प्लस आपने देखा होगा कि एनडी मेरिडियन में भी बनाया था, एनडी मेरिडियन में सारे उसमें थी, जैसे उसमें कहा ना कि इस मैडम ने बताया उसमें कि ये आपका क्रेनियल नर्व ये नंबर है, तो अगर वो प्रभावित हो रही है तो हमको एनडी 3 में करना होगा, एनडी 4 में करना होगा, एनडी 1 में करना, जो भी हमारा है, तो उन पर हम लोग प्रयोग करेंगे और इसको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है, एक्यूप्रेशर के माध्यम से ये कलर ब्लाइंडनेस तक ठीक हुई है।
जो नॉर्मली एलोपैथ वाले बोलते हैं कि नहीं ठीक होती है। एक आर्मी के अधिकारी आए थे, प्रसंग है, एक आर्मी के अधिकारी आए थे, उनका सिलेक्शन होना था। उन्होंने कहा मेरा 1 महीने बाद सिलेक्शन होना है, और बाय द वे उन्होंने कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि मुझे कल बैनेस है। उनका इलाज हुआ, वो लोग भूल गए, और वो 4-5 साल बाद आए तो बोले मैं वही आदमी हूँ जो आपके पास आया था। तो उन्होंने कहा मेरा ठीक हो गया। अब ये मेरे क्लास, तो उन्होंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब ठीक हो गया। नहीं तो वहां तो ब्लड बैनेस पर नहीं होता है, ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। अगर उस पर नहीं है तो नेचुरली नहीं हो पाता है। तो ठीक है, हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करते हैं। मैडम को धन्यवाद देते हैं, और हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। कल हम लोग इसी पर आएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट पर हम लोग आएंगे, परीक्षण पे आएंगे, क्योंकि वो जरूरी है। और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसको प्रचार करें, प्रसार करें, सबको अवगत कराएं, और तभी हम लोग, जो हमारा संस्थान का उद्देश्य है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, ये सपना पूरा हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, प्रणाम सर। थैंक यू मैम।